हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर मेनली हम लोग लाइट के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं और लाइट से रिलेटेड फेनोमेनन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि व्हाट इज़ लाइट, लाइट क्या होती है। तो आप शायद पहले से ही सुनते आ रहे हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग लाइट नहीं कहेंगे। सिर्फ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लाइट कहेंगे जो कि विजिबल है, सिर्फ उसे कहते हैं। वो एक बहुत स्मॉल रेंज में होता है जिसकी वेव लेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक जिसकी वेव लेंथ होती है, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, सिर्फ उसे ही हम लोग लाइट कहते हैं, बाकी को लाइट नहीं कहते हैं। तो लाइट को इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव with a small range of wavelength जो कि कहाँ से कहाँ तक है, 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को, वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग ही क्या कहेंगे, लाइट कहेंगे, बाकी की नहीं। और लाइट ही है वह वजह जिसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं। विच इज रिस्पॉन्सिबल विजन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है विजन के लिए। इस तरह से देखिए, रेंज हम लोग करते हैं। जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ 10⁻³ नैनोमीटर से छोटी होती हुए उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे गामा रेज कहते हैं। गामा रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। अब जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ 10⁻³ नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक होती है उसे हम लोग एक्स रेज कहते हैं। ठीक है, अब जिसकी वेवलेंथ 1 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक रहे उसे हम लोग कहते हैं यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, यूवी रेज कहते हैं। ठीक है, ये नैनोमीटर में है। अब जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक रहे उसे हम लोग कहते हैं विजिबल लाइट। ठीक है, सिर्फ इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग लाइट कहते हैं, बाकी इधर वाले को नहीं कहते हैं। इसके बाद भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है 750 नैनोमीटर से आगे बढ़ते हैं हम लोग 1 mm तक बढ़ते हैं, 1 mm फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को तक बढ़ते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज कहते हैं। 1 mm से लेकर के जो 0.1 मीटर तक है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इस रेंज वाले को हम लोग कहते हैं माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। और जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ 0.1 मीटर से बड़ी है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो वेव। ठीक है, ये सारे के सारे गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सबके सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन लाइट सिर्फ हम लोग इस पोर्शन में जो लाई कर रहा है इसी को ही कहते हैं। इसे हम लोग देख सकते हैं, इधर वाले वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं देख सकते हैं, इधर वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं देख सकते हैं। हमारे आंखें सिर्फ इस रेंज में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉल करती है सिर्फ उसे ही हम लोग देख सकते हैं, बाकी इधर वाले को और इधर वाले को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लाइट को डिफाइन किया गया है। लाइट सिर्फ हम लोग इसे ही कहते हैं, बाकी इधर वाले और इधर वाले को लाइट नहीं कहेंगे। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है लाइट के बारे में कि अगर किसी चीज़ की अगर स्पीड सबसे ज़्यादा है तो वो है लाइट। लाइट से ज़्यादा किसी की स्पीड आज तक दुनिया में हुई ही नहीं है। सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट के पास है। जो स्पीड कितना है आपको पता होगा, लाइट ट्रेवल्स with very high speed.
कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लगभग 2.97 ऐसा कुछ करके होता है। और इसे हम लोग अप्रोक्सीमेट ले तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। ये वैक्यूम में होता है, ऐसा नहीं कि हर जगह है, ये वैक्यूम में है। इससे ज़्यादा स्पीड आज तक दुनिया में किसी भी चीज़ का अटेंड नहीं किया गया है। और एक बात और कहा गया है लाइट के बारे में कि लाइट हमेशा सीधी रास्ता में ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है। ये दो बातें कही गई लाइट के बारे में कि लाइट के पास सबसे ज़्यादा स्पीड है, ठीक है, और लाइट हमेशा सीधी रास्ते में ट्रेवल करती है जब तक कि उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल ना आ जाए या तो फिर उसका मीडियम चेंज ना हो जाए, तब तक ये सीधी रास्ते में चलते रहेगी। ओके, लाइट का जो पाथ होता है, लाइट के पाथ को हम लोग कहते हैं लाइट रे कहते हैं। पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड लाइट रे, ठीक है। और बहुत सारे लाइट रेज को एक साथ मिलाकर देखें, जैसे कि एक लाइट रेज है और एक दूसरा लाइट रे है, तीसरा लाइट रे, ऐसे बहुत सारे लाइट रेज एक साथ मिला कर देखें, मतलब बंडल ऑफ लाइट रेज हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट कहेंगे, ठीक है। इतना नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं रे ऑप्टिक्स और एक को कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर उन फेनोमेनन के बारे में पढ़ते हैं जब कोई ऑब्स्टेकल या ओपनिंग जिससे लाइट निकल रही है, उसे हम लोग ओपनिंग कह रहे हैं, वो वेवलेंथ से, लाइट की वेवलेंथ से बड़ा हो, तब हम लोग कहते हैं उस चीज़ फेनोमेनन को जब पढ़ते हैं तो उसे हम लोग पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में। और जब ऑब्स्टेकल या ओपनिंग बहुत छोटा हो, इतना छोटा कि उसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं लाइट की वेवलेंथ से, उस तरह के फेनोमेनन के पढ़ते हैं तो उसे हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। तो ऑप्टिक्स को मेनली दो ब्रांच में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं रे ऑप्टिक्स और इसे हम लोग जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसे कब पढ़ते हैं हम लोग? व्हेन ऑब्स्टेकल्स और ओपनिंग्स encountered are larger than वेवलेंथ ऑफ लाइट। जब ऑब्स्टेकल्स या ओपनिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट से बड़े होते हैं तब उस तरह के फेनोमेनन की जब पढ़ेंगे तो हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ये डे टू डे लाइफ में आप देखते होंगे। ठीक है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, इसके अंदर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में ठीक है, और भी इसके बारे में पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब एक तरफ हम लोग पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स, या फिर इसे हम लोग कहते हैं लाइट वेव। ठीक है, व्हेन ऑब्स्टेकल्स और ओपनिंग्स encountered are comparable with
वेवलेंथ लाइट। जब जो ऑब्स्टेकल्स है या जिस ओपनिंग से, जिस होल से लाइट निकल रही है, उनका साइज इससे कंपेयर किया जा सकता है वेवलेंथ से। वेवलेंथ आपको पता है, जैसे अभी हम लोग तुरंत देखें, लाइट का वेवलेंथ कितना था, 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ का रेंज है। ठीक है, इसके अगर आसपास अगर ऑब्स्टेकल है, जो वेव के सामने जो आ रहा है या ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग कह रहे हैं, वो इसके आसपास हो या फिर जिस ओपनिंग से लाइट निकल रही है वो इसके आसपास हो, तो उस तरह के फेनोमेनन का हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं डिफ्यूजन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और भी बहुत कुछ पढ़ते हैं इसके अलावा। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के बारे में आप होपफुली समझ गए होंगे ठीक से कि कब है। इसे आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं, डे टू डे लाइफ आप ऐसे भी देख सकते हैं। इसे डे टू डे लाइफ में होता तो है, बट आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। ठीक है, हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं मेनली रे ऑप्टिक्स ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर को जब खत्म कर लेंगे तब हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, इतना नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई लाइट दो मीडिया के इंटरफेस पे पड़ती है या बाउंड्री पे पड़ती है, एक इधर मीडियम 1 है, इधर मीडियम 2 है। हम लोग थोड़ी देर के लिए समझ लिए कि इधर एयर है और इधर ग्लास है। इस तरह के दो अगर मीडिया को सेपरेट करने वाला जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री पे जब लाइट रे पड़ती है तो कुछ लाइट रे बाउंस बैक हो जाती है, पीछे की तरफ ही चली जाती है, और कुछ इसके अंदर से होकर के पास होती है इस तरह से। जो उसी मीडियम में वापस, जो जिस मीडियम से लाइट रे आ रही थी उसी मीडियम में जब लाइट रे चल जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन, और इस रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो दूसरे मीडिया में एंटर कर जाती है उसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, कुछ लाइट रे जिसमें एब्जॉर्ब हो जाती है उसे हम लोगों को पढ़ना नहीं, जो इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है जब हम लोग इसके बारे में पढ़ना, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में और रिफ्रैक्टेड रे के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, अगर ये कोई जब सरफेस है, इस सरफेस से कुछ भी लाइट रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है, उस तरह के हम लोग जो मीडिया है उस तरह के मीडियम को हम लोग कहते हैं, हम लोग ओपेक मीडियम कहते हैं। और जो मीडियम में लाइट पास हो जाती है उस तरह के मीडियम को हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन का, कि इधर कुछ रिफ्रैक्ट ही नहीं हो रही है लाइट, सिर्फ हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, तो दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। एक को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक को कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब कहेंगे, जबकि रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस से हो रहा, स्मूथ सरफेस से हो रहा हो, तब कहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन सरफेस एकदम स्मूथ हो तब कहेंगे। इस तरह का रिफ्लेक्शन हो, जैसे कि एक इंसिडेंट रे आई, उसी के पैरेलल इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली जाएगी दोनों पर। इस तरह को हम लोग रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से हो तो उस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस तरह का सरफेस हो, कुछ रफ हो, एक लाइट रे ऐसे आई, फिर इधर ही वापस चली गई, और एक लाइट रे इधर आई और इधर चली गई।
इस तरह से। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, कोई भी रैंडम डायरेक्शन में जा सकते हैं, ये पैरेलल लाइट रे हैं उसके बावजूद भी, ठीक है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इस तरह के रिफ्लेक्शन को कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इतना नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? जो रिफ्लेक्शन होता है उसका कुछ लॉ है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहला लॉ ये कहता है कि कोई लाइट इंसिडेंट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, इस तरह से कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई, ठीक है। उसके बाद वो पीछे की तरफ उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसका एक लॉ है, एक नियम है रिफ्लेक्ट करने का, ऐसे नहीं रिफ्लेक्ट कर जाती है। जिस सरफेस पे वो इंसिडेंट हो रही है उस सरफेस पे हम लोगों को एक नॉर्मल बनाना है। ये क्या है? नॉर्मल है। आप जानते हो नॉर्मल कैसे बनाया जाता है। अगर ये प्लेन सरफेस है तो नॉर्मल इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर ये क्या है? प्लेन सरफेस है तब। और आप कर्व सरफेस पे भी जानते होंगे कैसे नॉर्मल बनाया जाता है, ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे, और इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंस एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे पड़ती है, आती है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्रैक्शन एंगल इक्वल होते हैं। पहला लॉ तो यही है कि ये जो दोनों एंगल हैं ये दोनों सेम हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं दोनों, ये पहला नियम कहता है, ठीक है। ये तो ठीक है, लेकिन इतना ही नहीं है कि बस ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। हो सके इंसिडेंट रे, सपोज इससे एक प्लेन समझिए, इस बोर्ड को एक प्लेन समझिए, और इस प्लेन में ही इंसिडेंट रे आ रही है, और इसी प्लेन में क्या है? नॉर्मल है। और रिफ्लेक्टेड रे हो सके ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाए, ऐसे। अभी पहला लॉ तो यही क्या था ना कि दोनों का एंगल इक्वल होना चाहिए। इंसिडेंट रे का एंगल, ठीक है, इधर से कुछ है 30 डिग्री सपोज मान लीजिए, और रिफ्लेक्टेड रे इधर की तरफ चल जाए इस डायरेक्शन में बोर्ड से बाहर, ठीक है, और ये कितना एंगल बनाए इस नॉर्मल के साथ? 30 डिग्री वो भी बना ले, तब तो ये पहला जो लॉ है वो तो वैलिड है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों के तीनों क्या होना चाहिए? एक ही प्लेन में होना चाहिए, इस तरह से। देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये इस पे नॉर्मल है। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। अगर एक ही प्लेन में नहीं है तो फिर समझिए कि वो लॉ वैलिड नहीं है, ठीक है। ये तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए, और ऊपर से एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। ये नॉर्मल है, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, ठीक है। इसी प्लेन में तीनों होना चाहिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों होना चाहिए एक ही प्लेन में। तो दूसरा लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं? द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे and the normal to the
रिफ्लेक्टिंग सरफेस at the point of incident, at the point of incidence lie in the same plane. ठीक है. The incident ray, the reflected ray and the normal to the reflecting surface at the point of incident lie in the same plane. ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे होना चाहिए और किस जगह, इसी जगह होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे. इसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. ठीक है, इसी जगह हम लोग को नॉर्मल ड्रॉ करना होता है. चलिए, ये दो जो लॉ है, रिफ्लेक्शन के लॉ है, इसके हेल्प से हम लोग आगे बढ़ेंगे. होपफुली आप पहले से भी जान रहे होंगे. चलिए इतना नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं. हो गया. चलिए, रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ध्यान से देखिएगा, इससे एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं. ठीक है, सपोज ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिससे लाइट रिफ्लेक्ट कर जाए उसे हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं. और स्मूथ है जैसे कि मिरर, तो हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मेनली हम लोग मिरर ही समझ करके चलेंगे. बहुत स्मूथ है जिसकी सारा लाइट रिफ्लेक्ट कर जाए, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो. ठीक है, जो लॉ ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वैलिड है दोनों के लिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दोनों के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है. ठीक है, अब देखिए कि इस पे कोई इंसिडेंट रे आ रही है इस तरह से. ये इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे कुछ एंगल बना रही है थीटा. ठीक है, चलिए इसे नहीं समझिए. इंसिडेंट रे है, इस जगह हम लोग एक नॉर्मल डालिए. इसी जगह हम लोग को नॉर्मल डालना है. नॉर्मल क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है तो प्लेन हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिए हैं. ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अभी हम लोग एज्यूम करके चलिए फाई है. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या होना चाहिए, ये भी फाई होना चाहिए. ठीक है, चलिए अब क्या करिए कि इसे, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसे आप थीटा से रोटेट कर दीजिए. इस तरह से, इस तरह से आप थीटा से रोटेट कर दिए. ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ध्यान से देखिएगा. इसे इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा. रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम लोग रोटेट कर दिए हैं थीटा एंगल से. ये एंगल कितना है, थीटा. और जो इंसिडेंट जो रे है, इंसिडेंट रे को हम लोग ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, उसे कुछ नहीं कर रहे हैं. तो बताइए जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये पहले जो रिफ्लेक्टेड रे था कब, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस हॉरिजॉन्टल में था, तब के बात है. ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसे हम लोग R1 से डिनोट कर लीजिए. ठीक है, उस तब की बात है. अब बताइए अगर इंसिडेंट रे का है इसी तरह से, हम लोग इसमें कोई चेंज नहीं किए हैं, तो जो है रिफ्लेक्टेड रे है क्या यही रहेगा या फिर वो चेंज हो जाएगा, उसका डायरेक्शन वो थोड़ा चेंज हो जाएगा. किधर की तरफ चेंज होगा, देखिए अब कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे किधर की तरफ चेंज होगा. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हम लोग क्या करें, एक नॉर्मल ड्रॉ करिए. इस पर एक नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ कीजिए. ये जो है, अब जब सरफेस जो हम लोग रोटेट कर दिए तब का ये नॉर्मल है, इसे N2 से डिनोट कीजिए और ये इसे N1 से. पहले का है जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ था तब का है. ठीक है, तो अब एक बात बताइए, अब जो एंगल है इंसिडेंस का, जो एंगल है किसके साथ देखा जाएगा, ये जो नॉर्मल
दूसरा जो नॉर्मल वो ड्रॉ किए इसके लिए इस सरफेस पे, उसके साथ देखा जाएगा। तो ये वाला जब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इंक्रीज कर गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यही थोड़ी रहेगा, क्योंकि ये तो बहुत कम हो जाएगा ना, ये देखिए ये बहुत कम हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो इधर की तरफ जो रिफ्लेक्टेड रे है किधर की तरफ जाना चाहिए, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, R2 कहेंगे। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो इंक्रीज करना होगा, ये वाला एंगल। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना ये है कि ये जो डेविएट किया पहले वाले रिफ्लेक्टेड रे से, जो दूसरा वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है कितना डेविएट कर गया, उसे डेल से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, उस एंगल को डेल से डिनोट कर रहे हैं। तो डेल को ही हम लोग फाइंड आउट करना है कि कितना। अगर हम लोग सरफेस को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना डेविएट कर जाएगा पहले वाले रिफ्लेक्टेड रे से, उसी चीज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इतना नोट करें क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ होने वाला है। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है डेल की वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसे कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसे कैसे निकाल सकते हैं। इसे सब ए लिखिए, इसे इस पॉइंट को बी लिखिए और इसे सी लिखिए और इसे डी लिखिए। ये वाली एंगल हम लोगों को निकालना है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, इस पूरे एंगल में से यहाँ एंगल वाले में बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जो एंगल है, एंगल कौन सा, ए बी सी, ए बी सी में से हम लोग इसमें से एंगल किसे अगर हम लोग माइनस कर दें, एंगल ए बी डी, इस पूरे एंगल से हम लोग इस एंगल को हम लोग माइनस कर दें, इस पूरे एंगल से इस एंगल को माइनस कर दें तो हम लोग ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो माइनस एंगल ए बी डी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को पता करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना है। ठीक है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी निकालना है। चलिए इसे हम लोग कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो एक बात को यहाँ समझिए, अगर हम लोग जब इसे हम लोग थीटा से रोटेट किए थे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, तो उसके साथ साथ जो इसका जो नॉर्मल है ये भी क्या हो गया होगा, इस पहले वाले नॉर्मल से कितना रोटेट हो गया होगा, थीटा। थीटा ही तो रोटेट हुआ होगा पहले से, पहले वाले नॉर्मल से, जब दूसरा वाला जो नॉर्मल है, क्योंकि इसे हम लोग अगर हम लोग थीटा से रोटेट किए हैं तो। चलिए अब हम लोग जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हम लोग लेंगे तो कौन सा लेंगे एंगल, ये तो फाई था यहाँ से एंगल, अब यहाँ से उसमें हम लोग ऐड कर देंगे, फाई के साथ थीटा भी ऐड कर देंगे, तो अब नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और हम लोग इसके साथ एंगल निकाल रहे हैं, ये वाले रिफ्लेक्टेड रे के साथ, जो नया वाला रिफ्लेक्टेड रे है उसके साथ। तो इधर का एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो एंगल ए बी सी निकल जाएगा। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, फाई प्लस थीटा, यही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यही एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और इसे ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कितना एंगल, फाई प्लस थीटा है, और ये क्या होगा, फाई प्लस थीटा होगा। तो ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे, 2 फाई प्लस थीटा माइनस ये निकल गया एंगल ए बी सी। अब हम लोग को निकालना है एंगल ए बी डी। अब ए बी डी को कैसे निकालेंगे, देखिए तो ए बी डी तो पहले वाला ही एंगल है ना, इनिशियल वाला, पहले जब ये सरफेस इस तरह से था तभी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो था वही था। तो देखिए इधर फाई और इधर फाई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो कितना हो जाएगा वो एंगल ए बी डी 2 फाई। तो डेल इक्वल टू यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2 फाई प्लस 2 थीटा माइनस 2 फाई। तो 2 फाई से 2 फाई तो कैंसल आउट हो गया, और थीटा इजकल टू क्या निकल गया यहाँ से हम लोगों को, सॉरी डेल इक्वल टू क्या निकल गया, 2 थीटा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम लोग इस प्लेन को, रिफ्लेक्टिंग प्लेन को थीटा एंगल से रोटेट किए तो जो उसका एंगल, उसका जो रिफ्लेक्टेड रे था वो कितना डेविएट हो जाता है पहले वाले से, उसका जस्ट डबल हो जाता है। अगर इसे हम लोग कितना किए हैं, 50 डिग्री किए हैं रोटेट, ये कितना डेविएट हो जाएगा पहले वाले रिफ्लेक्टेड रे से, 100 डिग्री। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम लोगों को याद रखना है, और इसके हेल्प से कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग बना सकते हैं। जैसे इस रिजल्ट को आप लिख लें, नोट रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स ट्वाइस द एंगल ऑफ
रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन सेम सेंस। इसका जस्ट डबल रोटेट करेगा जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, टर्न कर जाएगा किससे, जो पहले जो हम लोग जो सरफेस को जितना एंगल से हम लोग रोटेट किए उसके जस्ट डबल डिवेट कर जाएगा अपने पहले वाले रिफ्लेक्टेड रे से, ठीक है। इस रिजल्ट को याद रखना, और ये भी याद रखना कि सेम सेंस में, ऐसा नहीं कि हम लोग इसे क्लॉकवाइज हम लोग रोटेट किए और ये डिवेट हो गया एंटी क्लॉकवाइज से। अगर क्लॉकवाइज हम लोग रोटेट किए हैं तो डेविएशन भी क्लॉकवाइज होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज किए हैं तो डेविएशन भी एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है। इसे नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया। इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें, क्वेश्चन में क्या है। ये हॉरिजॉन्टल है, समझ लीजिए, ठीक है। और इस बार जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इस तरह से इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो इंसिडेंट रे जो आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन जब ये रिफ्लेक्ट करता है तो इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में चला जाता है। वर्टिकल डायरेक्शन कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो आपको बताना है इस कंडीशन में, इस कंडीशन के लिए कि कितना इंक्लाइन रखेंगे कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए या तो वर्टिकली अपवर्ड चला जाए, ठीक है। तो हम लोगों को बताना कि इसको हम लोग कितना एंगल पर रखेंगे हॉरिजॉन्टल से कि इस तरह का फेनोमेनन होगा। तो इसे एक बार आप खुद बनाएं, फिर वीडियो को स्टार्ट करके फिर से देखें। चलिए, इसे आप अलग अलग मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड जो अभी हम लोग पढ़े एंगल रोटेशन से, उससे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे इस तरह से समझिए, ध्यान से समझिएगा कि ये रोटेशन वाले से अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो इस तरह से समझिए। अभी जो पढ़े, सपोज दैट कि आपको पहले से ही ये जो प्लेन है, रिफ्लेक्टिंग प्लेन है, हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है। और ये इंसिडेंट रे है वही वाला जो पहले वाला था, ये वाला इंसिडेंट रे है, कितना है 30 डिग्री। इस कंडीशन में किधर जा रहा होगा रिफ्लेक्टेड रे, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। अभी क्यों जा रहा होगा, देखिए ये 30 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए 60 डिग्री। ये भी कितना होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब इससे हम लोगों को क्या करना है कि इस तरह से इस सरफेस को रोटेट करना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है इस डायरेक्शन में चला जाए। यही क्वेश्चन में पूछा है ना। तो हम लोगों को इधर एंटी क्लॉकवाइज हम लोगों को डेविएट करना है। ये क्या है, डेल है, जो एंगल ऑफ डेविएशन था। ये रिफ्लेक्टेड रे पहले वाला है और ये दूसरा वाला है रिफ्लेक्शन रे, ठीक है। इसे इस तरह से हम लोग रोटेट करें कि ये डिवेट हो जाए। तो बताइए कितना डिवेट करना हम लोगों को, इसे रिफ्लेक्टेड रे को कितना डिवेट करना है, एंगल कितना है 60 है। तो हम लोगों को इसे कितना रोटेट करना होगा, इसे हम लोगों को कितना रोटेट करना होगा, इसे थीटा रोटेट करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े डेल इक्वल टू क्या होता है 2 थीटा। अभी हम लोग ये पढ़े कि अगर हम लोग सरफेस को थीटा डिग्री से अगर रोटेट कराएं तो रिफ्लेक्टेड रे कितना टर्न कर जाता है 2 थीटा, उसके जस्ट डबल कर जाता है और सेम सेंस में। तो इस तरह से अगर हम लोग रोटेट करते हैं इसे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को इस तरह से रोटेट करते हैं तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है किधर चला जाए, इधर चला जाए। तो कितना रोटेट करना होगा कि ये एंगल कितना, इसे कितना डिवाइड करना है 60। तो अब बताइए कितना रोटेट करना होगा, यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 60 इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग अगर इसे 30 डिग्री से एंगल 30 डिग्री से इस तरह से रोटेट करें तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली चला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एक इस तरह से बना सकते हैं, अगर इस तरह से नहीं बनाने का मन है तो इस तरह से बना लीजिए।
देखिए ये क्या था, इंसिडेंट रे, कितना एंगल 30 डिग्री, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अब बताइए इस पे एक नॉर्मल डालिए, तो नॉर्मल कैसे डालना होगा, इस पे इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, इस तरह से इसी पॉइंट पे, ये नॉर्मल है। नॉर्मल के साथ पता है कि ये वाला एंगल और ये एंगल कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पहले ये एंगल बताइए कितना है, तो 90 माइनस 30 करेंगे तो ये एंगल कितना 60, तो ये एंगल कितना निकल के आया 30 निकल के आएगा, क्योंकि 60 को ही हाफ आप लोग डिवाइड करेंगे। अब हम लोग को निकालना है ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल बताइए कितना है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री में से हम लोग ये वाला एंगल माइनस कर दीजिए, यहाँ से यहाँ वाला एंगल कितना है 30 प्लस 30 मतलब माइनस 60, 90 माइनस 60 इक्वल टू 30, ये एंगल कितना निकल कर आया 30, तो हम लोग को कितना रखना होगा, रोटेट करना होगा 30। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे उस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इसे नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होता है इसे समझिए, आप पहले भी पढ़े होंगे 6-7 में। देखिए इस तरह से एक मिरर है और ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट लीजिए इस तरह से, ठीक है। इसका इमेज कैसे फॉर्म होता है, देखिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस पर कहीं से लाइट आई और लाइट आने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ से इमेज यहाँ से निकल रही है, ठीक है। इस तरह से इधर हर डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में भी जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, एक लाइट रे इधर चली गई, ठीक है। अब यहाँ से इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब पड़ी तो इधर तो नहीं जा सकती लाइट रे, अब क्या होना होगा, इसे वापस से रिफ्लेक्ट हो जाना होगा उसी डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ से निकल के गई तो फिर रिफ्लेक्शन का जो लॉ है यहाँ हम लोग नॉर्मल डालेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होना चाहिए, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे इसे, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे है। एक दूसरा लाइट रे लीजिए आप इस तरह से यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ही इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे और निकल रही है, और फिर इस मिरर पे पड़ने के बाद फिर हम लोग देखेंगे इसे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ देखेंगे, फिर उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगी, इधर तो जाएगी नहीं लाइट रे, ठीक है। और आपको लेने के मन है तो और ले सकते हैं, जितना मर्जी उतना ले सकते हैं, क्योंकि एक ही लाइट रे तो नहीं निकल सकती, बहुत निकल रहे हैं लाइट रे। देखिए यहाँ से एक लाइट रे निकली, और ये जो कि सीधे जा रही है, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे का 0 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। इस यही नॉर्मल है, इंसिडेंट जो रे है वही नॉर्मल है इस केस में, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इधर से ही ऐसे वापस निकल जाएगी, इस तरह से होगा, ठीक है। इधर कहीं कोई ऑब्जर्वर है इस तरह से, ये कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो इसे क्या लगेगा, ये सब लाइट रे कहीं से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं पीछे की तरफ से, ठीक है। ऑब्जर्वर को हमेशा ये लगता है कि लाइट रे हमेशा सीधे ट्रेवल करके आ रही है, इसे ये जो लाइट रे ऑब्जर्वर के आंखों में जब जाएगी तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये लाइट रे कहीं यहाँ से आ रही होगी, इसे लगेगा कहीं पीछे से आ रही होगी। तो पीछे से कहाँ से आ रही है इस चीज़ को जानने के लिए क्या करना है कि जितने लाइट रे हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो एंटर कर रही है ऑब्जर्वर के आंखों में, उन सबको पीछे के प्रोड्यूस कीजिए, पीछे की तरफ, इस तरह से इसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस कीजिए। जब पीछे की तरफ प्रोड्यूस कीजिएगा सब सारे रिफ्लेक्टेड रे को, तो आपको पता चलेगा कि एक जगह सब जितने भी रिफ्लेक्टेड रे हैं पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने के बाद एक ही पॉइंट पे कट करते हैं, तो ऑब्जर्वर को लगता है कि ये जो सब के सब लाइट रे हैं कहाँ से इमर्ज हो रहे हैं, इस पॉइंट से इमर्ज हो रहे हैं, और उसी पॉइंट को फिर हम लोग क्या कहते हैं, ये इमेज है इस ऑब्जेक्ट का, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का ये क्या है, इमेज है। और ऑब्जर्वर को लगेगा कि कहीं यहाँ इमेज बन रहा है, ये इमेज है, जहाँ सब रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो इमेज जहाँ वो कट करती है सब लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड राइज, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। क्योंकि ये जो लाइन है इमेजनरी है, रियल में तो इधर लाइट रे है ही नहीं, ऐसा तो इमेजिन हो रहा है कि पीछे से कहीं आ रही है, तो
इमेजिनरी लाइन के कट करने की वजह से जो इमेज बने उसे हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये क्या है? वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो इस तरह से, तो अगर हम लोग 3 लाइट रे ना लेकर के 2 भी ले सकते हैं, अगर 2 भी लें इस तरह से तब भी काम चला जाएगा। इस तरह से समझिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस तरह से। ठीक है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट है। एक लाइट रे इधर से लीजिए इस तरह से, कोई भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि इस डायरेक्शन में लेना है, इधर से लिए। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इधर से जितना एंगल पे आई है उतना एंगल पे निकल जाएगी, और दूसरी लाइट रे आप ले लीजिए, इस डायरेक्शन में ले लीजिए। आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी? इस तरह से जाएगी। अब इसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस कीजिए। जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसे प्रोड्यूस करना है, इंसिडेंट रे को नहीं। रिफ्लेक्टेड रे को प्रोड्यूस करना है पीछे की तरफ, जो जहाँ दोनों मीट करेंगे, जहाँ कट करेंगे वहीं इमेज है, ऑब्जेक्ट है, इमेज है। तो 2 से ही हम लोग काम बन जाएगा, तो उस 2 से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होता है। इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए, आप समझ गए हैं अगर बनाना, तो फिर एक सवाल और करिए। ये मिरर है, प्लेन मिरर है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट इस बार यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, मिरर से इधर रखा हुआ है। इस केस में आप बताइए इसका इमेज फॉर्म होगा या नहीं होगा? एक बार सोच के बताइए, इमेज फॉर्म होगा या नहीं होगा? अब इमेज फॉर्म होगा कि नहीं होगा, कैसे फॉर्म होता है, अब देखिए इस चीज़ को। यहाँ से लाइट रे इधर जो जा रही होगी, इधर निकल जा रही होगी। ऑब्जर्वर कहीं इधर है, पीछे की तरफ तो नहीं दिखेगा हम लोगों को, मिरर के पीछे की तरफ। ठीक है, ऑब्जर्वर तो इधर कहीं है, तो इधर से लाइट रे जो जाएगी इधर की तरफ निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट तो होगी नहीं। तो एक लाइट रे यहाँ से निकल के इधर भी तो जा रही होगी, इधर जा रही होगी, इधर जा रही होगी, हर डायरेक्शन में जा रही होगी, सिर्फ इधर ही जाए कोई जरूरी नहीं है। एक लाइट रे यहाँ से निकली और यहाँ चली गई। अब इस पर एक नॉर्मल डालिए इस तरह से, और रिफ्लेक्टेड रे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे बना रही है उतने एंगल पे हम लोग इसे रिफ्लेक्ट कर दीजिए। लीजिए, रिफ्लेक्ट कर दीजिए। ठीक है, रिफ्लेक्टेड है। एक दूसरी लाइट रे लीजिए और कहीं यहाँ जा रही है। ठीक है, इस जगह पड़ रही है। अब इस जगह जो पड़ रही है, अब फिर यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसी के बराबर बनाइए और रिफ्लेक्टेड रे से जाएगी। ऑब्जर्वर कहीं इधर है, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, अब क्या करना था कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है, उसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना है। तो आपको पता चलेगा ये दोनों यहाँ कट कर रहे हैं। दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग अगर पीछे की तरफ हम लोग प्रोड्यूस किए तो दोनों कहाँ इस जगह जाके कट कर रहे हैं, इस जगह मीट हो रहे हैं दोनों। तो इस जगह कहीं इमेज फॉर्म होगा। तो इमेज फॉर्म होगा अगर ये मिरर से बाहर है तब भी इमेज फॉर्म होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट है मिरर के इस रीजन में ही रहना चाहिए, इसके बाहर है तब भी इमेज फॉर्म होगा। लेकिन इसका एक कंडीशन है कि इसे हम लोग इस जगह से नहीं देख सकते हैं। इसे हम लोग कहाँ से देख सकते हैं? यहाँ आप खड़े रहेंगे तो आप नहीं देख सकते हैं इसका इमेज को। तो आपको इसके लिए पता करना होगा कि इसे कौन कौन से रीजन से, किस रीजन में रहेंगे कि हम लोग देख सकते हैं। उस रीजन को हम लोग कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। देखिए फील्ड ऑफ व्यू कैसे हम लोग देखते हैं, इसे कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू कैसे हम लोग को पता करना है कि हम लोग किसी इमेज को कौन से रीजन से, किस रीजन में खड़े हैं कि हम लोग देख सकते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, अब देखिए कि इसे मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ, आप इसे बना लें, उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि इसे हम लोग किस जगह से देख सकते हैं। इस जगह ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए अब इस ऑब्जेक्ट का हम लोगों को इमेज फॉर्म करना है। तो इधर जितने भी लाइट रे पड़ रहे हैं ये सब के सब क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। कोई रिफ्लेक्ट करेंगे नहीं, ऑब्जर्वर के आंख में इधर कोई पीछे आएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है कि इधर है।
तो जो सबसे एक्सट्रीम है, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है मिरर का, उस जगह एक ले जाइए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इंसिडेंट रे गई और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी, इधर की तरफ ही जाएगी। यहाँ पर हम लोग नॉर्मल डालेंगे, इधर की तरफ ही जाएगी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी। ठीक से बना लेते हैं इसे, इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, ठीक है। अब बाकी इधर वाली रे तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। जब भी रे रिफ्लेक्ट होगी, इधर वाली रे ही रिफ्लेक्ट होगी। इधर हम लोग ले जाएंगे तो ये रिफ्लेक्ट होगी, और रे जब रिफ्लेक्ट होगी इधर रिफ्लेक्ट होगी, इधर नहीं आएगी, रिफ्लेक्ट होकर इधर ही जाएगी। तो इधर जब जाएगी तो ये सब के सब इधर ही जाएंगे। तो एक एक्सट्रीम पे जो है वो भी रिफ्लेक्ट होके इधर ही जाएगी। तो एक दूसरे एक्सट्रीम वाला ले लेते हैं, पहला एक्सट्रीम इधर था, एक दूसरा एक्सट्रीम वाला ले लेते हैं इस तरह से। ये इंसिडेंट रे है और आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर की तरफ जाएगी, यहाँ नॉर्मल डालेंगे तो ये जितना एंगल है उतना एंगल इधर बने, तो इधर की तरफ जाएगी। ये एंगल दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब जो रिफ्लेक्टेड रे हैं इसके बीच में ही होंगे, ठीक है। इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, तो इन दोनों को पीछे की तरफ प्रोड्यूस कीजिए और जहाँ दोनों कट करते हैं उसी जगह आपका इमेज फॉर्म होगा। जैसे कि यहाँ कट कर रहे हैं तो यहाँ कहीं इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो इस जगह इमेज फॉर्म होगा। तो हम लोग अगर रिफ्लेक्टेड रे है इस रीजन में जा ही नहीं रहा, इस वाले रीजन में तो नहीं जा रहा रिफ्लेक्टेड रे, और इस वाले रीजन में भी रिफ्लेक्टेड रे नहीं जा रहा है। तो इधर कोई अगर इधर कोई ऑब्जर्वर है या फिर इधर कोई ऑब्जर्वर है तो उसे इमेज दिखाई देगी क्या, ये उसे इमेज दिखाई ही नहीं देगी। तो उसे देखने के लिए ज़रूरी है कि कहाँ रहे, इस रीजन में ही रहे हो जहाँ लाइट रे रिफ्लेक्ट होके जा रही है। उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, इस रीजन से आप बाहर हैं तो आपको इमेज, इसका इमेज आपको नहीं दिखाई देगा इस मिरर में, ठीक है। इसे ही हम लोग फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। तो फील्ड ऑफ व्यू को कैसे वो लोग बोल सकते हैं, इट इज द रीजन बाउंडेड बाय टू एक्सट्रीम्स लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ठीक है। ये रीजन बाउंडेड है टू एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड लाइट रे से, जिसके अंदर हम लोग रहेंगे तभी हम लोग देख सकते हैं। इफ आवर आईज आर प्रेजेंट इन दिस रीजन देन ओनली वी कैन सी द इमेज, ठीक है। उसमें ही अगर हमारा इस रीजन में ही अगर हमारा आई अगर प्रेजेंट है तो हम लोग देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देख सकते। तो ये क्या हो गया, फील्ड ऑफ व्यू हो गया, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह से इमेज को अगर आप इस तरह से मिरर को इस तरह से आप इमेजनरी से मान लें कि एक्सटेंड करें तो इसका जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से इक्वल होगा जो इमेज का डिस्टेंस है मिरर से। इस आई है, इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर में जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होता है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। इसमें लिख लें, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ठीक है। उस वाले केस में भी जब हम लोग यहाँ बना रहे थे तो अब उसको ज्योमेट्री से निकालेंगे तो ये वाली डिस्टेंस और जो इमेज इधर था वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। आप ज्योमेट्री की यूज करके आप निकाल सकते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो प्लेन मिरर में आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। आप फील्ड ऑफ व्यू होपफुली समझ गए होंगे, इतना नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब कैसे हम लोग अगर इमेज प्लेन मिरर में इमेज अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान दीजिए।
सब रूल को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, बस रिवर्स अप्रोच लगाएंगे और बना लेंगे कि इस जगह कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बनाना है। तो हमको पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है, ठीक है, सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। आपको यहाँ से जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे क्या बना लेना है, पहले ही इमेज बना लीजिए, इसी जगह इमेज फॉर्म ही होगा। अब रे को कैसे करना है, अगर ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा उससे अगर पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो इधर से यहाँ से ही पास होना चाहिए, तो पहले उसे बना लीजिए और इसके एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, रिफ्लेक्टेड रे है। इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। यहाँ से अगर कोई इंसिडेंट रे इस जगह है, सपोज दैट इस जगह इंसिडेंट रे है, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्टेड रे को जब पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो उसके ज़रूरी है कि इस तरह से कट करके जाना है, ठीक है। तो फिर हम लोग पहले ही इसे हम लोग बना लेंगे और इस तरफ से आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। तो हम लोग इस तरह से शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। हम लोग जब भी हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा प्लेन मिरर में बनाना है तो इस तरह से बनाएंगे। ये जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हम लोग को पहले से पता हो गया है कि इस तरह से बनता है। तो कहीं भी बनाना होगा, जैसे कि इस जगह अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इस जगह। बस क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस मेजर कर लेना है, हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि आप यहाँ से अगर देख रहे हैं तो इसका कहीं और बन जाएगा, इसका जो पोजीशन है यहाँ ही रहेगा, पोजीशन हमेशा वहीं रहेगा वो जहाँ पहले था, ठीक है। तो पोजीशन कभी चेंज नहीं होने वाला है, कहीं से भी आप देखिए, अगर वो दिख रहा है तो आपको वहीं दिखेगा, अदरवाइज वो दिखेगा ही नहीं इमेज, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं। चलिए तो और फील्ड ऑफ व्यू हम लोग देखते हैं किस तरह से और फील्ड ऑफ व्यू बता सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल लीजिए, इसे खुद से करें। ठीक है, इस तरह से अगर इमेज कहीं इस तरह से ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है तो इसका फील्ड ऑफ व्यू बताइए कहाँ हो, कितना होगा फील्ड ऑफ व्यू, कौन सा रीजन होगा फील्ड ऑफ व्यू। एक बार खुद से करें, देखिए कैसे करना है। ये पहले से ऑब्जेक्ट है, इतने ही डिस्टेंस पे हम लोग मेजर करके इधर क्या कर लेंगे, इधर हम लोग इमेज बना लेंगे। ये इमेज हो गया और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग फील्ड ऑफ व्यू हम लोग देखते हैं तो टू एक्सट्रीम पॉइंट पे आप ले जाइए इंसिडेंट रे, एक ए वाले एक्सट्रीम पॉइंट और एक ए वाले एक्सट्रीम पॉइंट। आपको पता है कि इंसिडेंट रे को अगर हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो कहाँ से जाएगा, इस पॉइंट से ही होकर उसे जाना होगा। तो फिर इसे आगे की तरफ इसे प्रोड्यूस कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे होगी उसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ से ही उसे क्रॉस करना होगा, तो इसे फिर आगे की तरफ इस तरह से एक्सटेंड कर लीजिए। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या हो गया इसका, ये फील्ड ऑफ व्यू हो गया। इधर आप रहेंगे तो इसका इमेज आपको नहीं दिखाई देगा, आप इधर रहेंगे तब भी इसका इमेज आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो इमेज देखने के लिए जरूरी है कि इस फील्ड ऑफ व्यू में है ना। तो कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछता है फील्ड ऑफ व्यू पे। और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है फील्ड ऑफ व्यू पे, आप इसे एक और एग्जाम्पल से समझें। एक एग्जाम्पल लीजिए, एक मिरर है जिसका विड्थ d है, ठीक है। इस तरह से मिरर समझिए कि ये जो है मिरर है, ठीक है। बोर्ड को मिरर समझिए, इसका विड्थ क्या है, d है। इसके जस्ट मिडिल में सेंटर पे इस जगह कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरह से। कितना डिस्टेंस पे है इससे, l डिस्टेंस पे है, ठीक है। और कोई इंसान इस मिरर से 2l डिस्टेंस पे खड़ा है, 2l डिस्टेंस पे खड़ा है मिरर से, ठीक है। इंसान इस तरह से जो मिरर है उसके पैरेलल में मूव करता है, इधर से इधर की तरफ मूव करता है। तो आपको बताना है कि कितना ग्रेटेस्ट डिस्टेंस वो मूव कर सकता है ताकि इस जो इमेज, इस जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज उसे दिखाई देते रहे। ये जो लेंथ है कितना वो मूव करेगा उसे दिखाई दे, ठीक है। इसी के पैरेलल में मूव कर रहा है, मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है। जैसे कि ये मिरर है और यहाँ ऑब्जेक्ट है और ऐसे कोई इंसान इस तरह से मूव कर रहा है, आगे पीछे की तरफ मूव कर रहा है ताकि उसे दिखाई दे, ठीक है। ये बताना है आपको, तो बताइए किस तरह से होगा। इसे एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं बनाता हूँ। देखिए कैसे बनाएंगे। ये जब तक फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा, फील्ड ऑफ व्यू वाले रीजन में रहेगा तब तक ही देख सकता है। फील्ड ऑफ व्यू वाले रीजन से अगर बाहर निकल गया तो नहीं देख सकता। तो फील्ड ऑफ व्यू इसको निकालिए, कैसे निकलेगा फील्ड ऑफ व्यू।
तो फील्ड ऑफ व्यू के लिए हम लोग क्या कहते हैं, पहले तो इसका इमेज फॉर्म कर लीजिए। कैसे, एल डिस्टेंस पे, एल डिस्टेंस पे इधर भी ले लीजिए, इस जगह इसका इमेज होगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ कहीं फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। अब दो एक्सट्रीम से रिफ्लेक्टेड रे लेते हैं, तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्टेड रे को अगर पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो जरूरी है कि यहाँ से ही कट करना होगा, इसी पॉइंट से क्रॉस करना होगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस किए तो इसे आगे की तरफ इसे खींचेंगे तो ये इधर चला जाएगा, और इसे इस तरह से खींचेंगे तो इधर चला जाएगा। अब देखिए ये डिस्टेंस कितना है, ये अगर एल है तो ये भी क्या होगा, एल होगा, ठीक है। अब देखिए, और ये वाला डिस्टेंस यहाँ से जो मूव कर रहा है जो इंसान, उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ए तो डी नहीं, ये एल होगा डिस्टेंस, ये एल है तो ये भी एल होगा, और ये एल है, और फिर ये कितना होगा, यहाँ से 2L है तो इससे हम लोग कहेंगे एल है। तो इमेज से कितना डिस्टेंस पे है, ये 3L पे। तो ये वाले जो डिस्टेंस है कितना हो गया टोटल, 3L। इसमें दो ट्रायंगल लीजिए, एक ट्रायंगल ये वाला इससे कि ABC कह रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल AB और AC, और एक दूसरा ट्रायंगल लीजिए DE, ट्रायंगल लीजिए ABC एंड ADE, ये वाला ट्रायंगल ADE, ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो ये एल है, एल डिवाइडेड बाई कितना लिख सकते हैं, 3L इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये कितना है, तो D/2 है, D/2 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग अगर पूरा एल है, अगर इसे हम लोग इस लेंथ को हम लोग एल लेते हैं तो ये क्या है, L/2 है, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे, L/2, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब देखिए एल से एल कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से L/2 इज इक्वल टू 3/2D, यहाँ से 2 कैंसिल, और L इक्वल टू 3D। ये L कितना मूव कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना मूव कर सकता है, इतना 3D, ठीक है। ये निकालना था कि कितना डिस्टेंस तक मूव कर सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।